हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो जो भी आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, मतलब प्रॉब्लम दी है, उसके लिए आपने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखना है एंड फिर आपने उनका सोल्यूशन निकालना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या आपको प्रॉब्लम दी है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस 26 है। डिफरेंस है मतलब एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। ठीक है, सो बड़े में से जब छोटे को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 26। वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 टाइम्स है। फाइंड देम, तो उन नंबर्स को हमने फाइंड करना है। ओके, सो दो नंबर्स फाइंड करने हैं, दो वेरिएबल्स उनको एज्यूम कर लेंगे एक्स एंड वाई। ओके, सो जो कंडीशंस दी हैं उनके अकॉर्डिंगली फिर हम दो लीनियर इक्वेशंस लिख लेंगे। ओके, सो इस तरह से आपके पास आ जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके जी, सो लेट कर लेते हैं पहले। लेट द बिगर नंबर बी एक्स, लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई। अब हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। सो बड़ा नंबर हमने x लिया है, x में से जब आप छोटे नंबर को y को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 26 आएगा। ओके, सो एक तो बन गई आपकी ये इक्वेशन। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। जो बड़ा नंबर है मतलब x, वो किसके इक्वल है, छोटे नंबर का 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स y। सो ये बन गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। ओके, सो इस तरह से ये बन गई आपके पास दो इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है बिल्कुल सीधी है, x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है इन टर्म्स ऑफ y, तो इसको सीधा ही आप इक्वेशन 1 में कर दो सब्स्टिट्यूट। ओके, सो पुट x इज इक्वल टू 3y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सो x को 3y फिर माइनस y इज इक्वल टू 26। ठीक है, सो x की वैल्यू आपने पुट कर दी एज 3y इन इक्वेशन 1। सो यहाँ से क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 26। सो y कितना आ जाएगा, 26/2। सो ये कट कटा के क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 13। ठीक है, 13 2 जा 26 होता है। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। सो पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। सो x इज इक्वल टू 39। ओके, सो देयरफॉर numbers are 39 and 13। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं यहाँ पर। ओके, सो अगर आपको याद हो तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री। ओके, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, एंड दूसरी कंडीशन क्या दी है कि जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। सो अगर आप इनको x एंड y ले लो, अगर आप x को बड़ा नंबर ले लो तो x किसके इक्वल आएगा, y प्लस 18 के। ठीक है, सो फाइंड देम, तो उनको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपने दो वेरिएबल्स ले लेने हैं, दो एंगल्स को दो वेरिएबल्स ले लो एंड दो कंडीशंस दी हैं, वहाँ से आपके पास आ जाएंगी दो इक्वेशंस। सो यहाँ पर हमने लिख लिया, लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री, लेट द अदर एंगल बी y डिग्री। ओके, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लेट द लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x डिग्री, लेट द अदर एंगल बी y डिग्री। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले तो हमें यही दिया है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो x प्लस y ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के। ओके, सो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जो x है वो छोटे एंगल से कितना एक्सीड कर रहा है, 18 डिग्री। सो x इज इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री। सो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 से आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो एंड इनको सिंप्लीफाई कर लो। सो वी विल राइट पुट x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1।
अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपकी बुक में जो आंसर लिखा है ना, जो इक्वेशंस बनाई हैं, उनमें उन्होंने जो ये वाली इक्वेशन है इसको इस तरह से लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन सेम ही है, बस उन्होंने क्या किया है, y को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है, इसलिए ये क्या बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ओके, सो आप किसी भी वे से इनको लिख सकते हो। ओके, इक्वेशन सेम ही है। सो सिंप्लीफाई करते हैं अब हम। सो x को रिप्लेस कर दो y प्लस 18 डिग्री के साथ, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18। सो 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 माइनस 8 2, 7 बचे, 7 माइनस 1 6 1, सो 162 डिग्री। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 162 अपॉन 2। सो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, सो y इज इक्वल टू 81 डिग्री। अब ये जो y की वैल्यू निकाली है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। सो पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 81 प्लस 18 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, सो x इज इक्वल टू 99 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल्स क्या आ गए, एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ओके, थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर 3800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. सो यहाँ पर देखो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है दो इक्वेशंस बन रही हैं। कॉस्ट आपने निकालनी है बैट की एंड बॉल की। तो बैट की कॉस्ट को एक वेरिएबल ले लो, बॉल की कॉस्ट को दूसरा वेरिएबल ले लो। फिर यहाँ पर कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट 7 बैट्स प्लस 6 balls की कॉस्ट इज इक्वल टू दिस, देन 3 बैट्स प्लस 5 balls की कॉस्ट इज इक्वल टू दिस। ओके, सो लेट कर लो पहले दो वेरिएबल्स। Let the cost of each bat is equal to rupees x. Let the cost of each ball is equal to rupees y. Now, according to question, ये जो पहली कंडीशन है 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी आएगी, 7 इंटू कॉस्ट ऑफ ईच बैट जो कि है x, 7x प्लस 6 balls की 6 इंटू कॉस्ट ऑफ ईच बॉल 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 3800 रुपीज़। ओके, सो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनाओ, 3 बैट्स 3x प्लस 5 balls 5y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 1750। सो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, सो किसी एक इक्वेशन को ले लो, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ द अदर, फिर उसको अदर इक्वेशन में कर दो सब्सटीट्यूट। सेकेंड इक्वेशन ही ले लेते हैं। सो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 2। सो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5। ओके, इसकी नंबरिंग कर दो एज इक्वेशन 3। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 में पुट कर दो 7x प्लस 6, y को रिप्लेस कर दो 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3800। ठीक है जी। सो नाउ ये जो 5 है राइट हैंड साइड पे, इसको पूरी लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर ले लो, राइट। तो 5 आ गया नीचे एंड 7x को अब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो 1 है। सो 7 5 35, साथ में x लग गया, प्लस अब ये जो 6 है इस अंदर वाली ब्रैकेट की जो टर्म्स है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो, अगर सीधा ही यहाँ पर करना है, एक स्टेप बचाना है तो यहीं पर इसको मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ। ठीक है, सो 6 इंटू 1750, पीछे का 0 इस तरह से लग गया, 6 5 30, 3 कैरी हो गए, 6 7 42 प्लस 3 45, 4 कैरी हो गया, 6 1 6 प्लस 4 10। ठीक है,
अब यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव का आएगा। 6 3 ज़ा 18, साथ में लग गया x इज इक्वल टू 3800। नाउ ये जो लेफ्ट हैंड साइड का 5 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, ये 3800 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ओके। एंड यहाँ पर क्या है 35x, यहाँ पर माइनस 18x, तो इसको भी सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख लो। 35 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 15 माइनस 8 7 आ गया, यहाँ पर बचे 2, 2 माइनस 1 1, सो 17x प्लस 10,500 इज इक्वल टू 3800 इंटू 5, ओके। सो 17x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, पीछे 2 ज़ीरोस लग गए, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी हो गया, राइट। 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19, एंड ये जो है 10,500 ये राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। सो 17x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, 19,000 में से 10,500 को सब्ट्रैक्ट करो, 0 0, 10 माइनस 5 5, यहाँ बचा 8, तो यहाँ पर आ गया 8, सो 8500। सो x इज इक्वल टू 8500 अपॉन 17। बहुत सिंपल है, 17 5 ज़ा होता है 85, सो पीछे के ज़ीरोस लग गए, सो x इज इक्वल टू आ गया 500, ओके। अब x क्या था, x कॉस्ट ही ना, तो यहाँ पर हम लगा देंगे रुपीज़, सो x इज इक्वल टू रुपीज़ 500। अब इसको इक्वेशन 3 में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। सो यहाँ पर कर देती हूँ मैं, पुट x इन इक्वेशन 3, ओके। आप पूरा लिख लेना, पुट x इज इक्वल टू 500, ओके। सो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5, ओके। इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रही हूँ। सो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 1500 अपॉन 5। सो y कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकाल लो, 1750 में से 1500 को माइनस करोगे ना तो ये बचेगा 250। आप अलग से करके देख लेना अगर कोई डाउट है तो। सो 250 अपॉन 5, तो यहाँ से बच गया 50, सो y इज इक्वल टू 50, ओके, इतने रुपीज़, ठीक है। सो एंड में आप लिख लेना, कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू रुपीज़ 500, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू रुपीज़ 50, ओके। फोर्थ पार्ट है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। सो एक सिटी में टैक्सी चार्ज कैसे लिया जाता है, एक उसमें होता है फिक्स चार्ज कंपोनेंट एंड उसके साथ में ऐड किया जाता है जितना डिस्टेंस कवर किया है उसके अकॉर्डिंगली जो चार्ज बनता है, ओके। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ रुपीज़ 105। सो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए टोटल कितना चार्ज किया जाता है, 105 रुपीज़। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ रुपीज़ 155। एंड 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए टोटल कितना चार्ज बनता है, 155 रुपीज़। वट आर दी फिक्स चार्जेस एंड दी चार्ज पर किलोमीटर। सो आपने बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है एंड पर किलोमीटर जो चार्ज किया जाता है वो कितना है, ओके। क्योंकि इन्हीं दोनों कंपोनेंट से बनता है टोटल टैक्सी चार्ज फॉर अ जर्नी। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। सो अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, फिक्स चार्ज एंड जो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाता है, ओके। सो इनको आप दो वेरिएबल्स ले लोगे, x एंड y ले लो, ठीक है। एंड फिर जो दो कंडीशंस आपको दी हैं, 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंगली जितना अमाउंट बनता है एंड 15 किलोमीटर के लिए जितना अमाउंट बनता है, वहाँ से बन जाएंगी आपकी दो इक्वेशंस, ओके। सो फिर इनको सॉल्व करके आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, ओके। लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ x, लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज़ y। सो अब हम इक्वेशंस लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, इतने के लिए कितना पे किया गया था, 105 रुपीज़। अब 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए फेयर कैसे बनेगा, एक तो जो फिक्स्ड अमाउंट है वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सो एक बार आपने टैक्सी को बुला लिया, जो फिक्स अमाउंट है वो तो लगना ही है। सो फिक्स अमाउंट क्या है, x प्लस
डिस्टेंस कितना कवर किया है 10 किलोमीटर। सो 10 इंटू वाई, जो चार्ज लिया जाता है ना पर किलोमीटर वो कितना है y। सो 10 किलोमीटर है तो 10 इंटू वाई, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया है 105। ओके, सो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। ओके, सेकंड आपको क्या दिया है 15 किलोमीटर के लिए। सो 15 किलोमीटर के लिए कितना अमाउंट दिया है 155। सो 155 एंड ये कैसे बनेगा फिक्स्ड अमाउंट प्लस 15 किलोमीटर है ना, सो 15 इंटू वाई। सो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ओके, अब आपने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो एक इक्वेशन ले लो। सो हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y। ओके, सो ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब ये जो x निकाला है आपने यहाँ पर, इसको अब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ओके, क्योंकि ये जो चीज़ है आपने सेकंड इक्वेशन से निकाली थी, राइट, तो इसको अब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। सो पुट x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। सो यहाँ पर हम इसको पुट कर लेते हैं। x को रिप्लेस कर दो 155 माइनस 15y के साथ, प्लस 10y है, इज इक्वल टू 105, ठीक है। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 155 यहाँ पर बचे -5, क्योंकि माइनस के 15 है, 10 प्लस का है। ओके, सो -5y इज इक्वल टू 105। अब -5y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव बन जाएगा। सो 105 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ये नेगेटिव का बन गया, इज इक्वल टू -5y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव बन गया। ओके, सो दिस इम्प्लाइज 5y को आगे लिख लो। 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 माइनस 5 0 एंड 5 माइनस 0 5 आ गया, 1 माइनस 1 0। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 50/5। 5 10 50 होता है। सो y इज इक्वल टू आ गया 10। ओके, अब ये जो आपने y की वैल्यू निकाली है इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। सो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10। सो x इज इक्वल टू 155 माइनस ये कितना हो गया 150। सो x इज इक्वल टू 155 में से 150 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया। ओके, सो देयरफॉर अब देखो यहाँ पर ना आपने रुपीज़ लगाना है साथ में, तो यहाँ पर मैं तो एंड में स्टेटमेंट लिख दूंगी, क्योंकि आप अमाउंट निकाल रहे हो, मनी की बात हो रही है ना, तो रुपीज़ लगेगा साथ में। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिख देंगे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹5, यहाँ पर लिख दो, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹5। चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ₹10। ओके, सो ये हो गया एक पार्ट। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा था कि अगर किसी ने 25 किलोमीटर की जर्नी करनी है तो उसके लिए कितना चार्ज बनेगा, तो वो चार्ज बना लेंगे अब हम। अमाउंट टू बी पेड फॉर अ जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखो जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही, प्लस कितने किलोमीटर्स कवर किए 25, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, जो चार्ज पर किलोमीटर है। सो x आपने कितना निकाला है 5 प्लस 25 इंटू वाई है 10। सो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 इतने रुपीज़। ओके, सो रुपीज़ लगाना साथ में मत भूलना। ओके जी, सो इसके साथ ही आपका ये वाला पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट देखो, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। so आपके पास एक फ्रैक्शन है। ओके, सो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, तो एक को ले लो x, दूसरे को ले लो y। सो इस तरह से आपके पास एक फ्रैक्शन बन गई x/y। ओके, अब यहाँ पर बोला है कि अगर ऊपर एंड नीचे दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो 9/11 बनती है न्यू फ्रैक्शन। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। अगर ऊपर एंड नीचे 3 ऐड किया जाए दोनों में तो 5/6 बन जाती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपने फाइंड करनी है। ओके, सो मैंने बता ही दिया है आपको कि आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x एंड y दो वेरिएबल्स एज्यूम कर लेना है।
सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y, सो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन जाएगी x अपॉन y। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 9 अपॉन 11। ओके, सो 9 अपॉन 11। ओके, अब इसको देखो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड एक अच्छी सी इक्वेशन लिख लो। सो 11 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 को एंड 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस 2 को। ठीक है, सो इस तरह से होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। इसको ओपन कर दो, 11x प्लस 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। सो 11x 9y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, माइनस 9y प्लस 22 18 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, माइनस 18 बन गया इज इक्वल टू 0। सो 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बनती है फ्रैक्शन 5 अपॉन 6। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है जी, सो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। सो 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। सो 6x 5y को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, नेगेटिव बन गया, प्लस 18 15 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, नेगेटिव बन गया इज इक्वल टू 0। सो 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करो, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल एंड दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं सेकेंड इक्वेशन से निकाल लेती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3। ठीक है, y वाले टर्म को एंड ये जो कांस्टेंट है मैंने इनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। सो इसको नंबर दे दो 3। नाउ वी विल राइट पुट x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। सो 11 x को रिप्लेस कर दो 5y माइनस 3 अपॉन 6 के साथ, माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एंड अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इस पूरे का एलसीएम ले लो 6, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पर तो 1 1 ही है, राइट। तो एलसीएम क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर्स का 6। तो ऊपर जो है इसको पहले एज इट इज़ लिख लो। आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हो कि 11 के साथ इनको मल्टीप्लाई करके 7 के साथ लिख लो। ठीक है, मैं 2 स्टेप में कर दूंगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। नाउ यहाँ पर माइनस का साइन, 6 9 ज़ा 54, साथ में y प्लस 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। अब 6 को जब आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। ऊपर वाली ब्रैकेट को ओपन कर लो, 11 5 ज़ा 55, y माइनस 33 माइनस 54y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, सो 55y माइनस 54y, y बचा माइनस 33 प्लस 24। सो यहाँ से कितना बचा 9 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू आ गया 9। ओके, अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट करके निकाल लो वैल्यू x की। सो पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। सो x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 9 ज़ा 45 माइनस 3 अपॉन 6। सो x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 42 अपॉन 6। सो 6 7 ज़ा 42। सो x इज इक्वल टू 7। ओके, सो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन गई, फ्रैक्शन निकालनी है ना आपने। फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। ओके, नेक्स्ट है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। सो आज से 5 साल के बाद, इसका ये मतलब है 5 years hence का। ठीक है, सो आज से 5 साल के बाद जो जेकब की एज है वो
उस टाइम पर उसके सन की जो एज होगी ना उसका कितना होगा 3 टाइम्स। 5 years ago, आज से 5 साल पहले, मतलब इन द पास्ट, जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। उस टाइम पर जेकब की जो एज थी वो उसके सन की जो उस टाइम पर एज थी उसका 7 times थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, आपने उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है, ठीक है। सो एक कंडीशन उन्होंने आपको फ्यूचर की दे दी, आज से 5 साल के बाद कितनी होगी एज, एंड एक कंडीशन उन्होंने दे दी पास्ट के लिए कि आज से 5 साल पहले उनकी एजेस में क्या रिलेशन था। ओके, सो 2 एजेस निकालनी है आपने, उन दोनों को आप अलग अलग वेरिएबल अज्यूम कर लो x एंड y। So we will write let the present age of Jacob be x years, let the present age of Jacob's son be y years. So अब conditions लिखेंगे according to the question। 5 साल के बाद, so 5 साल के बाद जो जेकब की एज है वो कितनी होगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 5 साल को ऐड कर दो, एंड ये किसके इक्वल है 3 टाइम्स, 3 गुना दैट ऑफ हिज सन। सो 3 टाइम्स ऑफ जो जेकब के बेटे की एज उस टाइम पर होगी, एंड उस टाइम पर कितनी होगी, प्रेजेंट एज में 5 साल को ऐड कर दो, ठीक है। सो बन गई ना आपकी इक्वेशन, x + 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y + 5। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। सो x - 3y + 5 - 15 इज इक्वल टू 0। सो x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकंड जो आपको कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। 5 साल बाद, 5 years ago, जेकब की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स। सो 7 गुना हो गई दैट ऑफ हिज सन। तो जेकब के सन की जो प्रेजेंट एज है उसमें से भी हम 5 years सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो x - 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y - 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7y - 35, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, x - 7y - 5 + 35 इज इक्वल टू 0। सो x - 7y + 30 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से मैं निकाल लेती हूँ वैल्यू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 3y + 10। सो इसकी नंबरिंग कर दो एज 3, इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 में। सो पुट x इज इक्वल टू 3y + 10 इन इक्वेशन 2। आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, पुट x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सो 3y + 10 - 7y + 30 इज इक्वल टू 0। ओके, x को मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ, 3y + 10। सो 3y - 7y कितने बचे, -4y, 30 + 10 ये हो गया 40 इज इक्वल टू 0। -4y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव का बना दो। सो 4y इज इक्वल टू 40, राइट, यही चीज़ है ना, 4y को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, 40 को राइट हैंड साइड पे। सो y इज इक्वल टू 40/4। सो y इज इक्वल टू आ गया 10। नाउ y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 3 में। सो पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। x की वैल्यू निकाल लो, 3 × 10 + 10। सो x इज इक्वल टू 30 + 10। सो x इज इक्वल टू 40। सो प्रेजेंट एजेस लिख दो अब दोनों की। सो देयरफॉर present age of Jacob is equal to x is equal to 40 years. Present age of Jacob's son is equal to y is equal to 10 years. So students, इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। More questions we will solve in the coming videos. Thanks for watching. Take care.